ये कैसा बेस्वाद और फीका खाना मेरे सामने परोस दिया गया है। क्या तुम मूर्ख लोगों को ये भी नहीं पता कि युवराज वीरेंद्र के शाही भोजन में नमक और मसाले का सटीक अनुमान कैसे लगाया जाता है? मेरी जीभ का स्वाद खराब करने की इतनी बड़ी हिम्मत इस रसोई में किसने की है? क्षमा करें युवराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज रसोई में बहुत काम था और उसी जल्दबाजी में शायद मैं आपके भोजन में नमक डालना भूल गया। मैं आपके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। मुझ गरीब पर रहम करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया मुझे एक अवसर और दें। तुम्हारी इन खोखली और झूठी बातों से मेरा बिगड़ा हुआ स्वाद वापस नहीं आ जाएगा। जो भयंकर गलती तुमने की है उसकी केवल एक ही सजा है। सैनिकों, इस मूर्ख बावर्ची को अभी घसीटते हुए बाहर ले जाओ और इसे तुरंत नमक के बड़े से ढेर में जिंदा गाड़ दो। वीरेंद्र के इस बेहद क्रूर और निर्दयी आदेश के कारण उस निर्दोष बावर्ची को तुरंत अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह खौफनाक खबर जैसे ही दयालु राजा राजेंद्र सिंह के कानों तक पहुंची, उनका खून खौल उठा और वे गुस्से में कांपते हुए वीरेंद्र के कक्ष की ओर तेजी से चल पड़े। वीरेंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है? किसी निर्दोष इंसान की जान लेना तुम्हें इतना आसान खेल कैसे लगता है? एक छोटे से नमक के दाने के लिए तुमने उस गरीब सेवक की निर्मम हत्या कर दी। क्या तुम्हें अपने इस भयानक कृत्य पर जरा भी शर्म नहीं आती? पिताजी, आप एक साधारण से सेवक की जान के लिए इतना क्यों क्रोधित हो रहे हैं? हम इस विशाल राज्य के होने वाले राजा हैं और हमारे शाही भोजन में किसी भी प्रकार की कमी कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? मेरा जो मन करेगा मैं हमेशा वही करूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारी यही निर्दयी हरकतें और ये अंधा घमंड इसी तरह से जारी रहा तो याद रखना, तुम भविष्य में कभी भी इस राज्य के राजा नहीं बन पाओगे। और तो और तुम्हें एक वक्त का सादा भोजन नसीब होना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। राजा राजेंद्र सिंह भारी कदमों और बेहद दुखी मन के साथ वहां से लौट आए। शाम ढलने के बाद राजा अपने शाही शमियाने में बहुत ही चिंतित और उदास बैठे हुए थे। तभी महारानी वहां पर आईं और उन्होंने राजा को इस तरह परेशान देखकर अपनी बात रखना शुरू किया। महाराज, आप वीरेंद्र की इन नादानियों को लेकर इतना अधिक परेशान मत होइए। वो अभी उम्र में बहुत छोटा है, उसे दुनियादारी और लोगों के दुखों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो थोड़ा बड़ा और समझदार होगा तो वो बिल्कुल आपके जैसा ही दयालु बन जाएगा। महारानी, उसकी उम्र अब नादानियों वाली बिल्कुल नहीं रही है। अगर हमने उसे अभी सही रास्ता नहीं दिखाया तो वो एक दिन इस पूरे राज्य का विनाश कर देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके भीतर की इस क्रूरता को और इस अंधी जिद को मैं कैसे हमेशा के लिए खत्म करूं। इसके लिए हमें उसे महल की इन ऐशो आराम की सुख सुविधाओं से बहुत दूर भेजना होगा। उसे महल से बाहर की वो असली और कठोर दुनिया देखनी होगी, जहां लोग एक एक निवाले के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। तभी उसे अपने भाग्य और आम लोगों के दुख दर्द का सही और सच्चा एहसास हो पाएगा। रानी की यह ज्ञानवर्धक बात राजा के मन में गहराई तक घर कर गई। महाराज, हमने राज्य की सुरक्षा के लिए जो खजाना बहुत ही गुप्त रूप से जमीन के नीचे छुपा कर रखा था, वो हमारे दुश्मनों ने न जाने कैसे ढूंढ लिया और वे सब कुछ लूट कर ले गए। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें उनके जासूसों का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। यह भयानक खबर सुनकर पूरे शाही दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा गहरी और गंभीर सोच में पड़ गए कि आखिर दुश्मनों को उस गुप्त खजाने के बारे में पता कैसे चला। तभी उनके सबसे चतुर प्रधान ने आगे बढ़कर इस गंभीर समस्या का एक बहुत ही अचूक समाधान राजा के सामने पेश किया। महाराज, ये पूरी तरह से तय है कि हमारे ही गांव में दुश्मनों के कुछ बहुत ही शातिर जासूस भेष बदलकर छुपकर बैठे हुए हैं। हमें उन जासूसों का पता लगाने के लिए अपने किसी सबसे माहिर और चतुर जासूस को उस गांव में एक साधारण इंसान बनाकर तुरंत वहां भेजना होगा। लेकिन प्रधान जी, इस नाजुक समय में हमारे पास ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर हम इस इतने बड़े और खतरनाक काम के लिए पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा कर सके, जो दुश्मनों को आसानी से चकमा भी दे सके और हमारे लूटे गए खजाने को भी सुरक्षित वापस ला सके? महाराज,
हमारे पास एक ऐसा शख्स है जो इस काम को पूरी निडरता के साथ बखूबी अंजाम दे सकता है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं युवराज वीरेंद्र हैं। ये उनके लिए महल से बाहर निकलकर दुनिया को समझने और अपनी सारी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका साबित होगा। प्रधान की यह अद्भुत सलाह सुनकर राजा की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। उन्होंने तुरंत वीरेंद्र को भेजने की इस योजना पर काम करने का फैसला किया। बेटा वीरेंद्र, महल से बाहर की ये अनजान दुनिया बहुत ही कठोर और जालिम है। तुम वहाँ बिल्कुल अकेले जा रहे हो। अपना हर कदम बहुत ही सोच समझकर और संभाल कर रखना। मेरी ममता भरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ रहेंगी। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। माँ, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अब वो पुराना और घमंडी वीरेंद्र नहीं रहा। इस बार मैं अपनी सारी बुराइयों को पीछे छोड़कर अपने राज्य का खजाना वापस लाऊंगा और एक सच्चा और जिम्मेदार राजकुमार बनकर ही इस महल में वापस लौटूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे बेटे। ये सफर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। जाओ और दुश्मनों को ये दिखा दो कि हमारे राज्य की तरफ आंख उठाने वालों का क्या अंजाम होता है। सत्य और न्याय के मार्ग पर हमेशा अडिग रहना। माता पिता का आशीर्वाद लेकर वीरेंद्र एक साधारण ग्रामीण का भेष बदलकर रात के अंधेरे में ही उस छोटे से गांव की ओर निकल पड़ा, जहां एक बहुत बड़ा रहस्य और उसका एक नया जीवन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्या हुआ काका, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या आसमान टूट पड़ा है? तुम्हारी भैंस रात भर इतना जोर जोर से रंभा रही थी कि हमारी भी नींद खराब हो गई। हमें लगा कि तुम जाग रहे हो और उसे चारा खिला रहे हो। अरे मूर्खों, मेरी भैंस कोई चारा नहीं खा रही थी, बल्कि उसे कोई जालिम चोर चुरा कर ले गया है। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से चलो और मुखिया जी को इस भयानक चोरी की पूरी खबर दो। भैंस चोरी की यह अचानक हुई घटना पूरे गांव में आग की तरह बहुत तेजी से फैल गई। ठीक उसी समय भेष बदला हुआ वीरेंद्र गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर वहां के हालातों का बहुत ही बारीकी से जायजा ले रहा था। ए अजनबी, तुम यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो और कहां से आए हो? हमने तुम्हें आज से पहले इस इलाके में कभी नहीं देखा है। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा ये अजीब सा रहन सहन देखकर तो तुम मुझे कोई बहुत बड़े चोर या लुटेरे लगते हो। अरे नहीं मेरे भाई, मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव से अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आया हूँ। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत मजदूरी की तलाश कर रहा हूँ ताकि मैं अपना पेट भर सकूँ। मुझ गरीब पर शक मत करो। तुम्हारी इन मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में हम सीधे साधे गांव वाले बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। आज ही हमारे काका की भैंस चोरी हुई है और आज ही तुम यहाँ टपक पड़े। चलो हमारे साथ, अब गांव के मुखिया जी ही तुम्हारा सही फैसला करेंगे। गांव वाले वीरेंद्र को घसीटते हुए सीधे मुखिया के पास ले गए। वीरेंद्र के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा था, लेकिन अपने गुप्त मिशन की कामयाबी के लिए उसने बड़ी मुश्किल से अपने उस भयंकर क्रोध को शांत रखा। तो तुम हो वो अनजान आदमी जिस पर हमारे गांव वालों को भैंस चुराने का शक है। सच सच बता दो कि तुमने काका की भैंस को कहां छुपा कर रखा है, वरना हमारे गांव के ये मजबूत लट्ठ तुम्हारी सारी होशियारी को एक ही पल में निकाल देंगे। मुखिया जी, मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मुझे किसी भैंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूँ जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से ही काम की तलाश में दर दर भटक रहा है। मुखिया जी, मुझे लगता है कि ये परदेसी आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है। मैंने इसे सुबह बहुत जल्दी गांव के बाहर उसी पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए देखा था। अगर इसने भैंस चुराई होती तो ये वहां बैठकर हमारा इंतजार थोड़ी ना करता, ये तो कब का भाग चुका होता। गांव वालों की गवाही सुनकर मुखिया को यकीन हो गया कि वीरेंद्र निर्दोष है और उसे छोड़ दिया गया। 2 दिन बीत गए, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। तभी अचानक काका वीरेंद्र के पास आए। वीरेंद्र बेटा, क्या तुम्हें इस गांव में अपने गुजारे के लिए कोई काम मिला या तुम अभी भी खाली हाथ ही बैठे हो? मुझे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जा रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ मेरे नौजवान दोस्त। क्या आपने अभी मुझे मेरे असली नाम वीरेंद्र से पुकारा? लेकिन इस पूरे गांव में तो कोई भी मेरी असलियत और मेरे इस नाम के बारे में नहीं जानता है।
आखिर आप कौन हैं? और आपको मेरे इस शाही नाम के बारे में इतनी पक्की जानकारी कैसे मिली? तुम बिल्कुल भी मत घबराओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। मेरे साथ चुपचाप मेरे घर की तरफ चलो, वहाँ मैं तुम्हें वो सारी सच्चाई और सारे गहरे राज बता दूंगा जिन्हें जानने के लिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतनी दूर इस गांव में भेजा है। वीरेंद्र पूरी तरह से हैरान था और बिना कोई सवाल किए उस बूढ़े काका के पीछे पीछे उनके उस छोटे से घर की ओर चल पड़ा, जहां इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य बस खुलने ही वाला था। वीरेंद्र बेटा, अब मैं तुम्हें जो रहस्य बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं कोई मामूली दूध बेचने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरे 50 सालों से तुम्हारे पिताजी और इस महान राज्य के लिए एक बहुत ही वफादार और गुप्त जासूस का काम कर रहा हूँ। क्या 50 साल से जासूसी? काका, आपकी ये बात सुनकर तो मैं पूरी तरह से सन्न रह गया हूँ। अगर आप इतने लंबे समय से पिताजी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे राज्य के खजाने को लूटने वाले उन शातिर जासूसों को आप अब तक पकड़ क्यों नहीं पाए? बेटा, इस बार के जो दुश्मन और जासूस हमारे गांव में घुसे हैं, वे बहुत ही ज्यादा चालाक और खतरनाक हैं। मैंने गांव के चप्पे चप्पे की खाक छान मारी है, लेकिन वे ऐसे छुप कर बैठे हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। मेरा हर एक दांव पूरी तरह से खाली जा रहा है। काका की यह गहरी और रहस्यमयी बातें सुनकर वीरेंद्र कुछ पल के लिए बहुत ही गहरी सोच में डूब गया और तभी उसके दिमाग में छुपे हुए दुश्मनों को फंसाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अचूक योजना ने जन्म लिया। काका, अगर हम उन चालाक जासूसों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा मजबूत जाल बिछाना होगा कि वे खुद चलकर हमारे पास आएं। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आपके इस छोटे से घर में खाने के लिए कुछ भी स्वादिष्ट मिल सकता है? हाँ बेटा वीरेंद्र, मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास और स्वादिष्ट चिकन करी और चावल बनाए हैं। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हम दोनों मिलकर जमीन पर बैठकर आराम से ये गर्मा गर्म खाना खाते हैं और साथ ही दुश्मनों को पकड़ने की उस बेहतरीन योजना पर भी बात करते हैं। वाह काका, ये चिकन करी तो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब और कमाल की बनी है। इसका मांस इतना मुलायम है और इसके मसालों का स्वाद इतना बेहतरीन है कि खाकर मेरी तो आत्मा ही पूरी तरह से तृप्त हो गई है। इस जादुई स्वाद का सच में कोई जवाब नहीं है। वीरेंद्र को वह स्वादिष्ट चिकन करी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने तुरंत काका को अपना पुराना दूध बेचने का काम छोड़कर पूरे गांव में एक नया और अनोखा बकेट चिकन करी का ठेला लगाने का एक बहुत ही शानदार सुझाव दे डाला। अरे वाह वीरेंद्र, तुम्हारा ये चिकन करी का ठेला लगाने वाला सुझाव तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। हम गांव के ठीक बीचों बीच अपनी उसी पुरानी बाल्टी में अनलिमिटेड बकेट चिकन करी बेचेंगे, और वो भी बहुत ही कम दाम में, जिससे पूरे गांव में तुरंत हंगामा मच जाएगा। बिल्कुल सही कहा काका। जो जासूस छुपकर बैठे हैं, वे कई दिनों से भूखे होंगे और बाहर का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तरस रहे होंगे। जब वे इस बकेट चिकन करी की बहक और खबर सुनेंगे, तो वे अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बिलों से बाहर जरूर निकलेंगे। अरे काका, आज तुमने दूध बेचना छोड़कर ये अचानक से पुरानी बाल्टी में चिकन करी क्यों बेचना शुरू कर दिया है? और ये क्या, सिर्फ 80 रुपए में पेट भरकर अनलिमिटेड चिकन करी? ऐसी बढ़िया और सस्ती दावत तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी है। जल्दी से हमें भी खिलाओ। देखते ही देखते काका के उस अनोखे बकेट चिकन करी ठेले पर पूरे गांव की भारी भीड़ जमा हो गई। काका और वीरेंद्र हर एक ग्राहक की आंखों और चाल ढाल को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे, ताकि छुपे हुए जासूसों को आसानी से पकड़ा जा सके। सच में काका, आज तक हमने इतने कम दाम में इतनी ज्यादा स्वादिष्ट और मसालेदार चिकन करी कभी नहीं खाई थी। आपके हाथों में तो जैसे कोई बहुत बड़ा जादू है। जो भी इसे एक बार खाएगा वो अपनी उंगलियां ही चाटता रह जाएगा और बार बार आपके इस ठेले की तरफ दौड़ा चला आएगा। काका, मुझे सामने खड़े उस पीले कुर्ते वाले आदमी पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है। वो बार बार इधर उधर घबरा कर देख रहा है और उसने अपने बर्तन में बहुत सारा चिकन भरवा लिया है। क्या आप उस संदिग्ध आदमी को पहले से जानते हैं या वो कोई बाहर का अजनबी है? अरे वीरेंद्र, वो आदमी कोई अजनबी या जासूस नहीं है, बल्कि वो तो मेरे ही घर के ठीक बगल में रहने वाला मेरा सीधा साधा पड़ोसी मोहन है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मांस को हाथ तक नहीं लगाया है, तो आज वो चिकन क्यों ले जा रहा है?
मोहन का यह अजीबोगरीब और संदिग्ध व्यवहार देखकर काका और वीरेंद्र का शक एकदम से यकीन में बदलने लगा। दोनों ने रात के अंधेरे में चुपके से मोहन के घर जाकर उसकी पूरी सच्चाई का पता लगाने का एक बहुत ही पक्का और खतरनाक फैसला कर लिया। काका, अब बिल्कुल सही समय आ गया है। वो दुष्ट मोहन अपने घर की तरफ आ रहा है। हमें अचानक उसके सामने जाकर उसे पकड़ना होगा ताकि वो कोई भी चालाकी ना कर सके और हमारे खजाने का सारा सच उगल दे। अरे काका और अजनबी भाई, तुम दोनों अचानक इस तरह मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो गए? क्या बात है? तुम मुझे इतनी गुस्से वाली और शक भरी नजरों से क्यों घूर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वीरेंद्र, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अपनी इन साधारण सी चालाकियों से फंसा लोगे? अरे मूर्ख राजकुमार, मैं तुम्हारा वफादार नहीं बल्कि दुश्मन राजा जितेंद्र का सबसे खास जासूस हूँ। मैंने ही तुम्हारे राज्य का सारा खजाना लूटा है। काका की यह भयानक सच्चाई सुनकर वीरेंद्र को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वह भी जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर काका और मोहन दोनों बुरी तरह से घबरा गए और उन्हें अपनी हार का एहसास होने लगा। काका, मुझे पहले दिन ही तुम पर पूरा शक हो गया था। जब तुमने बताया कि तुम्हारी वो पुरानी बाल्टी तुम्हारे पिता की है तो मैं समझ गया था, क्योंकि वो बाल्टी तो हमारी शाही रसोई की थी, जिसे मैंने तुरंत पहचान लिया था। काका, ये लड़का तो हमसे भी ज्यादा चालाक और खतरनाक निकला। इसने तो हमारी सारी की सारी गुप्त योजना पर पानी फेर दिया। अब हम यहाँ से कैसे बचकर निकलेंगे? मुझे तो अब अपनी जान का बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। तुम दोनों गद्दार अब यहाँ से कहीं भी भागकर नहीं जा सकते। मेरे बहादुर सैनिकों ने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। अपने ही राज्य से गद्दारी करने वाले इन दोनों नीच अपराधियों को तुरंत जंजीरों में जकड़ लो। राजा के कड़े आदेश पर सैनिकों ने तुरंत उन दोनों गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दुश्मनों द्वारा लूटा हुआ राज्य का सारा खजाना उसी रात पूरी सुरक्षा के साथ वापस महल में पहुंचा दिया गया। मेरे बहादुर बेटे वीरेंद्र, आज तुमने अपने इस अद्भुत साहस और समझदारी से ये साबित कर दिया है कि तुम अब सच में एक महान और दयालु राजा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पिताजी, इस कठोर सफर ने मेरी आंखें पूरी तरह से खोल दी हैं। अब मैं कभी भी अपने घमंड में अंधा होकर किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करूंगा। मेरा पूरा जीवन अब सिर्फ मेरी इस प्यारी प्रजा की भलाई और न्याय के लिए ही समर्पित रहेगा। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी ये समझदारी भरी बातें सुनकर आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। तुमने सचमुच अपने अंदर के उस भयंकर दानव को हरा दिया है और इस राज्य के एक सच्चे रक्षक के रूप में अपना नया जन्म लिया है। समय बीतने के साथ वीरेंद्र एक बहुत ही महान और